अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक है जनाब। मंडे का दिन जो होता है वो दिन ऐसा दिन होता है कि उस दिन आपको करने होते हैं बहुत सारे काम। दिन का आगाज़ करना होता है, बहुत सारी जो है वो ऐसे पेंडिंग चीज़ें होती हैं जो कि आपको निपटानी होती है। लेकिन मंडे के दिन जो है वो ट्रैफिक भी बड़ा जैम होता है। और आप लोगों को ट्रैफिक जैम मिलता है मंडे वाले दिन सुबह में? मुझे तो कंफर्म ट्रैफिक जैम मिलता है। पता नहीं क्या हो जाता है मंडे को, ऐसा लगता है सब लोग ऑन टाइम बाहर आ गए हैं, सब लोग जो हैं वो सड़कों पर निकल आए हैं, सारी चीज़ें ऑन टाइम हो रही हैं, लेकिन ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा जाम होता है, जिसकी वजह से मुझ समेत बहुत सारे लोग जो हैं वो लेट हो रहे होते हैं ऑफिस को जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए। बच्चे लेट हो रहे होते हैं। और मैं इतनी हैरान होती हूँ कि जो स्कूल की वैन्स हैं, आप देखें वो किस तरीके से जो है वो बच्चे स्टक हुए होते हैं ट्रैफिक जैम में। उनकी क्लास निकल रही होती है, असेंबली निकल रही होती है, लेकिन क्या करें, कराची के ट्रैफिक की जो सूरत हाल है वो कुछ है ही ऐसी। और हमारी जो ओवरऑल ट्रैफिक है ना, उसका इशू भी ऐसा ही है। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं हम कि लोगों में खून की कमी जो है वो क्यों होती है, और ये जो खून की कमी है इसकी रीज़न क्या है। बहुत सारे लोग होते हैं जो इस हवाले से बात करते हैं कि उनको खून की कमी हो जाती है, वो खून की कमी का शिकार होते हैं। अच्छा, लोग कहते हैं जी कोई खाते पीते नहीं है, बिल्कुल इससे भी फ़र्क पड़ता है। लेकिन आज हम आपको रीज़न बताते हैं कि लोगों में ये जो खून की कमी है ये क्यों होती है, और खून की कमी को जो है वो आप कैसे पूरा कर सकते हैं। अगर आप एनीमिक हैं तो आप अपने अंदर जो आपका ब्लड है, यानी एनीमिक लेवल जो आपका है, जिसको कहते हैं ना कि आपका जो ब्लड लेवल है, आरबीसीज हैं, वो किस तरीके से जो है वो आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, और ये होता क्यों है। तो भाई, खून की कमी उन लोगों में होती है जो कि कम खाते हैं, ये तो एक जनरल रीज़न है। लेकिन खून की कमी आपकी आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होती है, आपके विटामिन डेफिशिएंसीज की वजह से होती है, जिसमें B12 फोलिएट, इसकी कमी की वजह से होती है। और अगर आपको किडनी की डिजीज़ है, यानी अगर आपके किडनी में प्रॉब्लम है, आपको किडनी डिजीज़ है, आपको रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, इस वजह से भी आपको जो है वो खून की कमी होती है। और फिर दीगर जो फीमेल इश्यूज़ होते हैं, जो मंथली साइकिल होती है उसके अंदर अगर प्रॉब्लम हो, और पुअर डाइट, यानी अगर आप अच्छा खाना नहीं खाते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, खून की कमी की वजह से क्या होता है कि आपको वीकनेस होती है, आप फटीग हो जाते हैं। इसके अलावा आपकी स्किन जो है वो पेल येलो हो जाती है। अब देखते हैं ना कि डॉक्टर किस तरह से आपकी आंखों को चेक करता है और वो देखता है कि जी कितनी यहाँ पर ब्लड है या कितनी रेड लाइंस हैं, तो पेल येलो जो है वो आपकी स्किन हो जाती है। इसके अलावा जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी आपको ब्रीदिंग के इशू हो जाते हैं। तो ये तो साइन एंड सिम्टम्स हैं उन लोगों के जिनको खून की कमी होती है। अब ये सोचना है कि जो खून की कमी है उसको आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं, यानी कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं। तो आपने करना ये है कि आपने जो है आयरन जो बढ़ाने वाले फूड हैं, यानी रिच फूड खाने हैं जो कि आयरन रिच फूड हों, ठीक है। तो वो आपकी जो आयरन की डेफिशिएंसी है उसको ओवरकम करेगा। इसके अलावा ये कौन कौन से फूड हैं जो कि खून की कमी को पूरा करते हैं, इसमें है जी स्पाइनच, बीन्स, फोर्टिफाइड सीरियल्स, विटामिन सी, इसके अलावा जो है फोलिएट, लीफी ग्रीन और लेग्यूम्स। इसके अलावा जो सप्लीमेंट्स हैं वो भी आप खा सकते हैं, जस्ट लाइक विटामिन B12, मगर डॉक्टर से पूछ के। और फिर आप जो है अपने जो खून की कमी वाला इशू है उसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर ये तमाम तर चीज़ें खाने के बावजूद भी आपकी अंदर जो खून की कमी है वो पूरी नहीं होती, तो डेफिनेटली आप डॉक्टर से ज़रूर कंसर्न करें। और ये एक बेहतरीन जो हैं वो फल हैं, ये एक बेहतरीन जो हैं वो ग़िज़ाएँ हैं जो हमने आपके साथ में शेयर की। फल नहीं, वेजिटेबल्स, ये बेहतरीन वेजिटेबल्स हैं जो हमने आपके साथ में शेयर किए कि आप ये खा सकते हैं और अपनी खून की कमी को पूरा कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और आपके साथ में शेयर करते हैं कि आप अपनी स्किन को नेचुरली कैसे ग्लो कर सकते हैं विदाउट बोटॉक्स, विदाउट एनी केमिकल पील ऑफ, और विदाउट एनीथिंग जो कि आपको बाहर जाके किसी एस्थेटिक के पास या किसी ब्यूटिशियन के पास जाके अपनी स्किन बेहतर करवानी पड़े। तो भाई आप एक रेमेडी कर सकते हैं, बल्कि आप अपना फेशियल खुद कर सकते हैं। आपने लेने बहुत सारे वेजिटेबल्स, अच्छा जी, और फ्रूट्स। तो आपने ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेने। वेजिटेबल्स वो जो वैसे वेजिटेबल्स जो कि आप यूज़ करते हैं, जैसे जस्ट लाइक टमाटर हो गए, खीरा हो गया, फिर आलू हो गया, तो ये आपने तमाम तर चीज़ें लेनी है। इसके अलावा फ्रूट्स में जो है वो आपने फ्रूट्स लेने हैं जिसमें एप्पल है, जिसके अंदर जो है वो ग्रेप्स हैं। तो ये सारे जो है वो मिक्स करके जो है वो आप एक पेस्ट बना सकते हैं। और इसका जो पेस्ट है, यानी इसको मिक्स करने के बाद इसका पेस्ट जो है वो आप अपनी स्किन पे लगाएंगे तो आपकी स्किन आपको वही रिज़ल्ट्स देगी जो कि आप
किसी बोटॉक्स के बाद, केमिकल पील के बाद या किसी अच्छे से प्रोसीजर के बाद, माइक्रो नीडलिंग के बाद जो है आपको इफेक्ट मिलता है। तो आपकी स्किन हो जाएगी ग्लो 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 और आपकी स्किन हेल्दी लगेगी और आपकी स्किन जो है ना वो बहुत ज़्यादा यंगर भी लगेगी। तो घर में ही आप फेशियल कर सकते हैं और ये बहुत फेमस जो है ना वो रेमेडी है। फ्रूट्स की और वेजिटेबल की कंबाइन रेमेडी भी होती है। कुछ लोग वेजिटेबल अलग और फ्रूट्स जो हैं वो अलग अलग जो है वो यूज़ करते हैं। ज़्यादातर लोग जो है वो फ्रूट फेशियल कर लेते हैं, ज़्यादातर लोग जो है वो वेजिटेबल जो सर्टन काइंड ऑफ उसके अंदर सब्जियां हैं जैसे खीरा है या फिर आलू है तो एवोकाडो है, तो इनको इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं ऐसे क्रिकेटर की जिसने इतने प्रेशर में भी बड़ा ज़बरदस्त खेला और वो हैं साहबज़ादा फरहान। साहबज़ादा फरहान, हैट्स ऑफ टू यू। आप ही हैं वो जो कि बुमराह को इतना फेयरलेस खेल सकते हैं और इतना इजी ले सकते हैं। जिस तरीके से बुमराह को वो शॉट मार रहे थे, मोहम्मद आमिर जो हैं उन्होंने भी उनके बारे में लिखा है और कहा है कि बस ये साहबज़ादा फरहान ही हैं जो कि इतना बिला खौफ व ख़तर जो है वो खेल सकते हैं बुमराह को, और उनकी जो बॉल है फेयरलेस जो है वो फेस कर सकते हैं और इसके साथ साथ उनकी बॉल पे छक्का भी लगा सकते हैं। अच्छा जी, जल्दी से सिटी अपडेट्स जो है वो आपके साथ में शेयर करते हैं। मौसम का क्या हाल है, मौसम में क्या हो रहा है जी? तो कराची में जो दिन का आगाज़ है वो हुआ है गर्मी के साथ उसका आगाज़। समुद्री हवाएं बंद हैं, हब्स है, कंजेशन है। कल भी जो है मौसम ऐसे ही था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी कल भी। तो इस वक्त कराची में जो गर्मी की लहर है वो बरकरार है। और ओवरऑल मौसम कैसा रहेगा, 11 बजे मौसम कैसा रहेगा, 12 बजे मौसम कैसा रहेगा और क्या मौसम जो है वो 2 बजे तक रहेगा, इस हवाले से जो है वो हम आपके साथ में थोड़ी सी देर में अभी शेयर करते हैं और आपको बताते हैं कि जो मौसम है वो 11 बजे कैसा रहेगा, 12 बजे कैसा रहेगा और 1 बजे जो मौसम है वो कैसा रहेगा। तो डेफिनेटली जो दिन का आगाज़ है वो हब्स के साथ है, दिन का आगाज़ जो है वो कंजेशन के साथ हुआ है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितना हब्स है, कितना कंजेस्टेड है। अच्छा जी, 11 बजे जो है वो 35 सेंटीग्रेड रहेगा, 12 बजे 36 सेंटीग्रेड रहेगा, फिर 1 बजे 38 और 2 बजे 40 सेंटीग्रेड जो मौसम है वो रहेगा। आगे बढ़ते हैं और आपके साथ में जो वेजिटेबल प्राइस हैं जल्दी से वो शेयर कर लेते हैं और फिर उसके बाद करेंगे मैच की ढेर सारी बातें। लेकिन सबसे पहले जो है ना वो सब्जियों के जो स्टैटिक प्राइस है कमिश्नर कराची वाले, आपके साथ वो शेयर कर लेते हैं ताकि जल्दी जाएं आप ग्रॉसरी ले लें। अभी मंडे का दिन है, आज सुबह देखते हैं क्या प्राइस होंगे मार्केट्स में। लेकिन फ़िलहाल टमाटर जो है यहाँ पर वो है जी 150। अच्छा जी, आलू जो है वो आ गया है जी 69 पे। इसके बाद जो है लहसुन जो है वो आ गया 299 पे। फिर व्हाट वी हैव, फिर हमारे पास अदरक है जो 39 पर है और फिर हमारे पास जो है नेक्स्ट क्या है, गाजर है जो कि 138 पर है। फिर हमारे पास जो है तुरई है जो कि 58 पर है। फिर हमारे पास जनाब लौकी है 69 पर। फिर हमारे पास क्या है जनाब, फूल गोभी है। ये कौन खाता है मुझे ज़रूर बताएं, 115। और ये भाई बड़ा आयरन के लिए बेहतरीन है। खीरा जो है वो है 69 पे। इसके अलावा जो है भिंडी वो है 138 पे एंड वी हैव प्याज जो कि है 69 पे। और जल्दी से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और माल का हाल जो है वो आपके साथ में शेयर कर लेते हैं कि भाई आज करेंसी रेट्स क्या हैं, माल का हाल क्या है। सो हेयर वी गो नाउ फॉर दी करेंसी रेट्स के करेंसी रेट्स जो हैं वो क्या हैं। वैसे तो अभी जल्दी से हमने आपको सारी सिटी अपडेट्स बताई दी हैं, लेकिन वी हैव ऑस्ट्रेलियन डॉलर 190, वी हैव कैनेडियन डॉलर 207 एंड वी हैव यूरो 3361 एंड वी हैव कुवैती दिनार 922। अच्छा जी, अभी नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है यूके पाउंड 385, फिर है सऊदी रियाल 75, फिर है स्विस फ्रैंक 353 और उसके बाद है यूएस डॉलर, ये है 282 पर। तो जनाब अभी जल्दी से आपके साथ में शेयर करते हैं कि आज कौन कौन सी अहम हेयरिंग्स हैं। तो जो सिंध हाई कोर्ट है वहाँ पर अहम हेयरिंग्स हैं, समात है। आइनी बेंच और रेगुलर बेंच के रूबरू अहम केसेस की जो है वो समात है। लापता अफराद, गैर कानूनी तामीरात और तजावुज़ात से मुतालिक जो है ये अहम हेयरिंग होने जा रही है। तो ये मैंने आपको बताया हाई कोर्ट से मुतालिक। और दरख्वास्त पर समात कायम मुकाम चीफ जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच करेगा। इसके अलावा आइनी बेंच के रूबरू मुलाजमतों से मुतालिक मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर भी समात होगी। दरख्वास्त पर समात जस्टिस के आगा की सरबराही में होने जा रही है। तो ये तो जी आम इम्पॉर्टेंट ख़बरें थी जो मैंने आपके साथ में सिटी अपडेट शेयर की। गैस का जो है गैस लोड शेडिंग का, गैस का बहरान है और उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन शो में यहाँ वक्त तो है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मिलवाएंगे आपको ज़बरदस्त पर्सनैलिटीज़ से। और कैमरेज सिस्टम में सिंध गवर्नमेंट जो है क्या करने जा रही है इस हवाले से भी होगी बात, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक भाई। अब कुछ बात कर लेते हैं हम एजुकेशन के हवाले से और न्यूज़ सेशन में खुशामदीद कहेंगे टॉप स्टोरीज़ के लिए हमारे करस्पॉन्डेंट को। हमारे साथ हमारे सीनियर करस्पॉन्डेंट खुर्शीद भाई मौजूद हैं, उनको भी शो में वेलकम करेंगे। और उनके साथ जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं दोस्त मोहम्मद दानिश साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस के। तो इन दोनों को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे खुर्शीद भाई, आप ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, बिल्कुल ठीक ठाक। मैच के वाले से भी करेंगे बात, लेकिन अभी सबसे पहले तालीम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया आप शो पर आए, शो के लिए टाइम निकाला। सर क्या होने जा रहा है कैमरे सिस्टम एंड सिंध गवर्नमेंट क्या कोलैब करने जा रहे हैं, क्या इन्होंने जो है वो इस दफ़ा प्रोसेस किया है? जी हाँ, थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल जी जी हैविंग मी हियर। यस, हमने भी सुना, बड़ी अच्छी बात, बड़ी अच्छी खबर जी। और मैं न सिर्फ खुद अपनी जानिब से बल्कि अपने एसोसिएशन के चेयरमैन सैयद हैदर अली की जानिब से और ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन की जानिब से हाँ। न सिर्फ इस ऐलान का खैर मुकद्दम करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं हुकूमत सिंध की इस इक़दाम के लिए भी एटलीस्ट इरादा किया, इरादा बांधा, नीयत की और इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह उनका इरादा है वो आगे चलकर इसको अमली तौर पर भी बच्चों को सरकारी इदारों में, गवर्नमेंट के इदारों में और दूर दराज इलाकों के बच्चों को भी इसका एक फ़ायदा होगा। इस ऐलान के मुताबिक ये कि जी हुकूमत सिंध ने यह फ़ैसला किया कि जी कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल के साथ मिलकर जो सरकारी इदारों में गरीब बच्चे पढ़ते हैं उनको ये मौका फ़राहम किया जाए कि वो भी कैम्ब्रिज असेसमेंट एग्ज़ाम या कैम्ब्रिज से जुड़ जाएँ और वहाँ से इम्तहान दें। यकीनन खुशाइन बात है, लेकिन इसके लिए स्टिल देयर आर थाउजेंड्स माइल्स टू गो। लेकिन बहरहाल अगर आज से काम शुरू करें तो यकीनन 7-8 सालों में, आने वाले 7-8 सालों में हम किसी जगह पहुंच ज़रूर जाएंगे। लेकिन सिर्फ ये ऐलान काफ़ी नहीं है, अब इसके लिए जो स्टेप्स हैं, जो इसकी इम्पोर्टेंस कैसे देख रहे हैं सर आप? सो देखिए, अगर गवर्नमेंट सीरियस है और हुकूमत अपनी सारी एफर्ट्स इसमें डालती है तो बहुत अच्छा है। हाँ। देखें, सरकारी स्कूलों में भी गरीब बच्चों में बहुत बासलाहियत बच्चे हैं। हाँ। लेकिन चूँकि मौक़े नहीं हैं, वो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, वो प्राइवेट स्कूल की फ़ीस भी नहीं अफोर्ड कर सकते। हाँ। और ख़ुद कैम्ब्रिज असेसमेंट के जो एग्जामिनेशन फ़ीस है वो भी नहीं अफोर्ड कर सकते। लेकिन एटलीस्ट अगर उसके लिए जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है वो अपनी जगह, लेकिन अभी फौरी तौर पर भी अगर ये करें कि जी कुछ जो बासलाहियत बच्चे हैं, अगर गवर्नमेंट ये ऐलान कर दे कि जी एक क्राइटेरिया रखे सिलेक्शन का कि जी वो तमाम बच्चे जो कैम्ब्रिज से इम्तहान देने में इंटरेस्टेड हैं उसकी फ़ीस हुकूमत सिंध पे करेगी। मेरे ख्याल में इसी साल आपको बहुत सारे मिलेंगे जो कनेक्ट हो सकते हैं कैम्ब्रिज के साथ। लेकिन ख़ुद हुकूमत अपने इदारों में अगर इस सिस्टम को लाना चाह रही है, यानी बच्चों को तैयार करना चाह रही है कि वो इस कैम्ब्रिज असेसमेंट में आएँ, तो इसके लिए यकीनन आपको एक कैरिकुलम डेवलपमेंट करना होगा, आपने टीचर्स की ट्रेनिंग करनी होगी। क्योंकि कैम्ब्रिज इटसेल्फ वो एक असेसमेंट बॉडी है या वन ऑफ द मोस्ट रिकग्नाइज्ड असेसमेंट बोर्ड इन द ऑफ द वर्ल्ड। वो तो हो गया, लेकिन उसके लिए जो उनके पास कैरिकुलम है उसके लिए आपने उसकी डेवलपमेंट में काम करना होगा। ताकि आपके बच्चे उस जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो कोर्स है उसके लिए तैयार हो सके। फिर उसके लिए आपने असातिज़ा की तरह तैयारी करनी है, ऐसे असातिज़ा को मौका देना है कि जी वो ख़ुद इस बैकग्राउंड के हों। एटलीस्ट अगर वो कैम्ब्रिज से पढ़कर या कैम्ब्रिज सिस्टम से पास आउट होकर नहीं आए, लेकिन एटलीस्ट उनकी काबिलियत ऐसी है कि उनकी एक अच्छी तरबियत ट्रेनिंग दी जाए, वो इन बच्चों को पढ़ा सकें। क्योंकि जो कैम्ब्रिज का जो कोर्स है या जो उसका कैरिकुलम है वो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसका, उसके लिए आपको न सिर्फ बहुत ज़्यादा काबिल असातिज़ा चाहिए, उस स्कूल में कुछ और भी लवाजमात हैं जो सपोर्ट करती हैं उस स्टडी स्कीम को। उसके लिए भी उनकी तरबियत होनी चाहिए। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं कैम्ब्रिज से, और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में, एशिया में सबसे ज़्यादा वो इनरोल होते हैं इस सिस्टम के साथ, कोई हर्ज नहीं। लेकिन हुकूमत अगर मुसम्मम इरादा करे, उसके लिए एफर्ट्स करे, आज से बैठ के प्लानिंग करें, तो बहुत अच्छा होगा उन बच्चों के लिए जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा होगा उन स्टूडेंट्स के लिए कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। और बिल्कुल सर ने बात ये ठीक की कि अगर ऐलान किया जाए तो देखें फिर कैम्ब्रिज के कितने एनरोलमेंट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स की तरफ से जाएंगे। अच्छा जी, चलें इस हवाले से मज़ीद डिस्कशन हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन साथ साथ जो है वो आपको मैच के हवाले से, जो कल मैच हुआ है उसके हवाले से अपडेट कर देते कि इंडिया एक दफ़ा फिर से हटधर्मी पर उतरा है। और मसला ये है कि जिस तरह से ये मैच हुआ, इस मैच से पहले ही जितनी ज़्यादा
ज़्यादा कंट्रोवर्सी थी, उस हवाले से एक के बाद एक खबरें आई। ऑल्दो ये मैच जो है वो इंडिया ने जीत लिया, लेकिन पाकिस्तान ने कम बैक किया और एक के बाद एक इंडिया की जो विकेट्स हैं वो गिरते गई और उसके बाद फिर तिलक ने और संजू सैमसन की अच्छी पार्टनरशिप की बाइस जो है उन्होंने वो मैच जीता, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने ट्रॉफ़ी लेने से इनकार कर दिया। ये तो मेरे ख्याल में अनएथिकल है, अनप्रोफेशनल है और तारीख में इंडिया की हरकत याद रखी जाएगी। उसके बाद फिर उनके पीएम जो है वो ट्वीट भी कर देते हैं और उनके पीएम ट्वीट करके कहते हैं कि जी ये ऑपरेशन सिंदूर जो था उसका जो है ये बदला है या उसका ये रिवेंज है या पता नहीं, आई डोंट नो वो क्या कहना चाह रहे थे। और जिस तरह वो जंग हारने के बाद, पाकिस्तान से जंग हारने के बाद ये कहते आए कि ऑपरेशन सिंदूर तो अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो पता नहीं शायद उन्होंने खेल में भी इस तरह का कोई जो है वो सिनेरियो डाला हुआ है। खेल को सियासत से पाक होना चाहिए, खेल में सियासत नहीं होनी चाहिए। अब ये हम क्या करें भाई, अगर आपकी फ़ौज जो है वो कुछ नहीं करती, इंडियन फ़ौज, और आपके तैयारे गिर जाते हैं और पाकिस्तान की जानिब से आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है, तो अब ये रोना धोना आप क्रिकेट ग्राउंड में भी ले आएँ। खुर्शीद भाई, ये सब क्या हो रहा है? मतलब हम तो मैच को मैच की तरह ले रहे थे, जीत हार खेल का हिस्सा है, लेकिन ये इनको इतना दुख है, इनका रोना धोना तो ख़त्म ही नहीं हो रहा मैच के अंदर। तंदी ये बात मुखातिब ना घबराए हो आप, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। जी। तो इंडिया जो है ना, और इंडिया की जो पॉलिटिक्स है, हाँ। और खुद जो मोदी हैं उनको सियासत से पाक होना चाहिए। अब वो सियासत के काबिल रहे नहीं, एक तो बात ये। और जिस तरह से वो पाकिस्तान का नाम आते ही बिफर जाते हैं और उनका एक नफसियाती मसला भी हो गया है। हाँ। खुद अपनी बीजेपी उनकी हाँ। ये इस बात पर सोचने में मजबूर है कि हमने किस शख्स को जो है वो प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करवा दिया। तो उनके अपने मुल्क के अंदर भी तजब्जुब का मामला है। हाँ। और एक इस तरह भी कैफियत पाई जाती है। और गुज़िश्ता रात जो मैच हुआ उसमें भी जिस तरह से कारकर्दगी, हार जीत एक होती है, गेम का हिस्सा है। हाँ। हमने तो इसको एज अ गेम लिया है और हम हमेशा से ही अपने क्रिकेटर्स पे, अपने खिलाड़ी पे, चाहे वो स्क्वैश के हों, चाहे वो गोल्फ के हों, किसी के भी हों, हम अपने जो प्लेयर्स हैं उनके ऊपर एतमाद करते हैं। और ये जीत और हार खेल का हिस्सा होता रहता है। और हम तो ये भी कहते हैं कि जीते या हारे हमें उनसे प्यार है। सही, बिल्कुल। तो ये जीत और हार का हमें तो हमारे क्रिकेटर्स से प्यार है ना, लेकिन हाँ, हमारे क्रिकेटर्स से तो जेलस होने वाले बड़े सारे लोग हैं। वो जो स्पोर्ट्स के मामले में कभी पाकिस्तान की टीम को वीज़ा नहीं देते, कभी वो पाकिस्तान टीम खेलती है तो उनके पास वो खेलने के लिए आते नहीं है। हाँ। और जब जीत भी गए तो फिर भी ट्रॉफी नहीं ले रहे। हाँ। तो मतलब आप देखें कि ये बुग्स का, मुनाफिकत का और खौफ का ये आलम है कि वो जीत के भी ट्रॉफी अपने पास नहीं लेके जा रहे हैं। तो इस तरह की सूरत हाल में बिल्कुल और बड़ा अच्छा स्टांस है पाकिस्तान ने, बिल्कुल ठीक किया। इसको कहते हैं जैसे को तैसा, मतलब जो बीसीसीआई ना उसको घुटनों पे लेके आया गया है। और जिस तरीके से बीसीसीआई की जानिब से हरकत की गई, उनकी टीम जो है वो कहती है जी हमें किसी ने नहीं कहा, हमने सडन जो है वहीं के वहीं डिसाइड कर लिया। हाउ कैन इट पॉसिबल कि आप जो है कोई डिसीजन, इतना बड़े लेवल का डिसीजन खुद ले लें? इसके पीछे डेफिनेटली मोदी की सोच है। और इंडिविजुअली टीम कभी भी ये फैसला नहीं कर सकती अकेले, और ना ही टीम का कैप्टन ये फैसला कर सकता है। एक तो मुल्क की पॉलिसी के तहत जो है वो उन्होंने ये फैसला किया होगा। और यकीनी तौर पर अब वो ये बात खुद, ये जब प्रेशर बिल्डअप हुआ है बैनुल अक़वामी सतह पर स्पोर्ट्स के मैदान में, फिर उन्होंने ये बात कही कि नहीं ये तो इटसेल्फ हमारा अपना फैसला था। जबकि मैं समझता हूँ, मेरी अपनी राय है, ये अपना फैसला हो नहीं सकता। उनके मुल्की सतह का पॉलिटिक्स के मामले में कि नेशनल इंटरेस्ट के अंदर उन्होंने फैसला किया जो कि उनके खिलाफ ही गया है, बिल्कुल। और हमारे जो कप्तान हैं सलमान अली आगा, उन्होंने कहा कि भाई अगर भारत ने ट्रॉफी नहीं ली तो फिर दी कैसे जाएगी। बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मतलब जो किया पाकिस्तान ने बिल्कुल ठीक किया। थोड़ी सी मैच के हवाले से भी हम बात करते हैं। मैच में साहबजादा फरहान, उनके उस रोल को आप कैसे देख रहे हैं? वो वाहिद बैट्समैन है जो कि बुमराह को जो है ना ऐसे खेलते हैं कि वो बाकी शायद उनको इतना इजी लेके नहीं खेलते। बाकी बैट्समैन शायद बड़े स्ट्रेस में होते, लेकिन साहबजादा फरहान जो है, नो डाउट ही वाज अमेजिंग यस्टरडे। देखिए, हमने वो जो पिछले गुज़िश्ता जो मैच हुए थे उसमें ये इशारे किए थे, ये वाले और ये वाले। तो अब हमने जो है वो उनकी ट्रॉफी भी गिरा दी है। हम हारे तो सही हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हमने उनको ट्रॉफी गिरा दी है। और बुमराह ने फिर सोने पे सुहागा ये किया कि बुमराह ने खुद जो है वो अपनी ही ट्रोलिंग करवा ली और उन्होंने खुद ही अपने तैयारे गिरने का एतराफ़ कर लिया। उन्होंने खुद ही इशारा कर दिया, उनको ये नहीं पता था तैयारे जो हैं इंडिया के गिरे हैं और हमेशा गिरते रहेंगे, क्योंकि उनकी जो है फ़ौज में जंग लड़ने की सलाहियत नहीं है। बड़े पैमाने पर असल मैदान में वो जीत नहीं सकते, तो वो ये सोचते हैं कि जितना भी हमारा जो एग्रेशन है ना, वो हम क्रिकेट के मैदान में या बॉलीवुड की
मूवीज़ के अंदर जो वो फेक स्टोरीज़ बनाते हैं उसके थ्रू वो निकाल लें। तो चलें जी, कल का मैच जो है बड़ा टफ हुआ और बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान ने कम बैक किया। ऑल्दो हमने बैटिंग में बहुत सारी गलतियाँ की, हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने की, समझने की ज़रूरत है, लेकिन नो डाउट बॉलिंग बहुत अच्छी थी। हाथ फिर वही आ जाती है। पिछले मैच में मैं कह रही थी कि 10-15 रन ज़्यादा होते, 5 रन ज़्यादा होते, इस मैच में मैं कह रही हूँ सिर्फ 15 रन भी ज़्यादा होते तो मैच का सिनेरियो चेंज हो जाता। चलें, अगेन वी हैव दोस्त मोहम्मद साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। हमारे साथ जो हैं वो दोस्त मोहम्मद दानिश साहब मौजूद हैं, जिनसे हम बात कर रहे थे कैम्ब्रिज सिस्टम के हवाले से। सर, ये बताइएगा कि ये जो कैम्ब्रिज सिस्टम है ओवरऑल, व्हाट डू यू प्रेफर टू द स्टूडेंट कि उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि ये सबसे बड़ा एक इशू ये आता है कि स्टूडेंट क्या सिलेक्ट करे। यानी अगर आप 9th क्लास में आ गए हैं और 9th क्लास के बाद से फिर आप जो है ना इस शिशोपंज में पड़ जाते हैं कि आप कौन सा जो है वो एजुकेशन सिस्टम सेलेक्ट करें। इधर यू शुड गो फॉर कैम्ब्रिज सिस्टम और रेगुलर जो हमारा 9-10 सारा सिस्टम है। कुछ लोग कहते हैं जी बाहर कहीं जाके अप्लाई कर दें। क्या करना चाहिए पाकिस्तानी स्टूडेंट को, कराची हाइट्स को, कि जब वो 9th या 10 में आए तो वो क्या सिलेक्ट करें? क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात कर रहे होते हैं कि जो कैम्ब्रिज सिस्टम है वो जो है आपको बहुत बेहतर तरीके से आपकी पर्सनालिटी जो है वो डेवलप करता है, और जो हमारा जो नॉर्मल सिस्टम है उसमें कई सारी खामियां हैं। सक्सेसफुल स्टूडेंट्स यानी वो कौन से हैं जो आगे कामयाब हुए, वो कौन से जो है वो सिस्टम लेके कामयाब हुए, और अब आने वाले जो स्टूडेंट हैं उनको क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें 2-3 बातें। पहली बात तो ये कि वो स्टूडेंट डिसाइड नहीं करता कि कौन से सिस्टम में जाके वो अपने आप को असेस करवाए। हाँ। बेसिकली उसे जिस सिस्टम में डाला जाता है डे 1 फ्रॉम देयर पेरेंट्स, हाँ। वो फिर वो पैथवे बन जाता है और वो फिर उसी तरफ आगे निकलता है। हाँ। अगर एक बच्चे को पहले से ही सरकारी स्कूल में आपने दाखिल किया तो ऑब्वियस बात है कि वो इसी तरह होते होते हुए किसी भी जो सिंध गवर्नमेंट के बोर्ड्स हैं, हाँ। सिंध भर में 8, वो उसमें से किसी बोर्ड से अपना एग्ज़ाम करवाएगा। लेकिन अगर कोई पेरेंट उसको जाके प्राइवेट स्कूल में दाखिल करवाता है, और ऐसे प्राइवेट स्कूल में जिनका कैम्ब्रिज असेसमेंट सिस्टम है, तो लामाला वो उसी तरफ तैयार होता है। लेकिन ये अब गवर्नमेंट अगर उस बच्चे को जिसके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं करते, उसे किसी गवर्नमेंट स्कूल में डाल रहे हैं, अगर वो जिम्मेदारी ले रही है हुकूमत सिंध कि जी इन बच्चों में बासलाहियत बच्चों को इस सिस्टम में लाया जा सकता है, हाँ। तो अब वो डेफिनेटली बहुत खुशी इस तरफ आ सकते हैं, बल्कि अब कंपटीशन बढ़ेगा। हाँ। अब उनको मौका मिलेगा। और अगर हल्ला करे कि ऐसा हो तो मेरे ख्याल में बहुत सारे बच्चे गांव देहात से भी निकलकर, इसी कराची शहर से भी, जो बच्चे बहुत अच्छे हैं, अपने इर्द गिर्द के माहौल से सीख कर देख कर आ रहे हैं, वो इसको अवेल करेंगे। तो एक तो बात ये है। दूसरी बात ये कि कुछ बच्चे जो इस तरफ इसलिए भी आ रहे हैं, उसके 2-3 रीज़न्स हैं। या तो हमारी ये जो बोर्ड्स हैं उनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं, वो समझते हैं कि ये बोर्ड्स हमें उस तरह जज नहीं कर सकते, जस्ट हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, हमारे मार्क्स, हमारी सलाहियतों को उस तरह नहीं परखा जाएगा जो कि दुनिया भर में जिस तरह परखने की कसौटी है। सही। तो इसलिए वो चाहते हैं कि हम इस तरफ बोर्ड्स की तरफ ना जाएं, ताकि हमारी मेहनत, हमारी सलाहियत, हमारी ज़ानत को जांचने वाला एक मजबूत इदारा हो। तीसरी बात यह है कि जी वो बच्चे, एक वो कैटेगरी, वो पेरेंट्स जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो समझते हैं कि हम अगर इस CIE की डिग्री को लेके, इस कैम्ब्रिज सिस्टम की डिग्री को लेकर जब हम पाकिस्तान से बाहर जाएंगे तो हमारी आसानी हो हमारे लिए कि हमें एक्सेप्ट किया जाए, क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज एक इदारा है, तो उसकी एक्सेप्टेंस ज़्यादा है। तो ये मुख्तलिफ वजूहात हैं कि जी बच्चा कब कहाँ जा रहा है, लेकिन इसमें बच्चा खुद जो है वो बाद में डिसाइड करेगा। पेरेंट्स डिसाइड कर रहे होते हैं, वो माहौल डिसाइड कर रहा होता है। ये कितना बड़ा किसी स्टूडेंट के लिए जो है एक इम्तहानी कैफियत हो सकती है कि उसका फ्यूचर जो है, मतलब वो जो करना चाहता है उसको वो नहीं कर पा रहा, लेकिन उसकी फैमिली जो है वो सारी चीज़ें डिसाइड कर रही है। तो ये कितना इम्पैक्टफुल मतलब होता है किसी की पर्सनैलिटी पर नेगेटिव, कि वो फिर उस तरह से सारी ज़िंदगी उनको ये रहता है कि इसका वायदी हल है कि जी 1 नेशन 1 कैरिकुलम, एक निसाब आप पूरे पाकिस्तान में गरीब के बच्चे के लिए, अमीर के बच्चे के लिए, हर तबके के लिए आप रखें, और वो तमाम बच्चे compete करेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे ज़्यादा अच्छे होंगे, ब्रिलियंट होंगे, कुछ स्लो लर्नर्स होंगे, लेकिन कम से कम पैथवे आपका सेम होगा। सही, आपका जो पैथवे है वो सेम होना चाहिए। अच्छा सर, सरकारी स्कूल और कैम्ब्रिज सिस्टम एजुकेशन जो है, इसमें क्या फ़र्क है? आज हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा एलिब्रेट करके बताएं। बहुत सारे लोग जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि अच्छा उसमें तो शायद डाडी अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती है, क्या क्या होता है सर कैम्ब्रिज सिस्टम में? फ़र्क इसलिए देखिए, फ़र्क कैरिकुलम का है। अच्छा। वो कैरिकुलम जिसको असेस करते हैं कैम्ब्रिज वाले, वो
पूरा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर उन्होंने बनाया हुआ है। तो यकीनन उसका जो मोड है या उसका जो मीडियम है वो इंग्लिश पर बेस्ड करता है। और फिर यह कि जी वो थोड़ा सा ज़्यादा है, हैवी है, ये वो बच्चे इजीली कर सकते हैं जो उस इन्वायरमेंट में फ्रॉम डे वन प्री प्राइमरी जब वो पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ टीचर्स, वो माहौल, वो इंग्लिश से रग़बत उनकी ज़्यादा होती है, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी हो जाती है बनिस्बत उस बच्चे कैम्ब्रिज सिस्टम में एक्सपोजर भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह ये कि वो स्कूल बड़े होते हैं जो इस सिस्टम को अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि खुद इटसेल्फ एग्जामिनेशन फ़ीस जो है उसकी है वो बहुत ज़्यादा है। मेरे ख्याल में एक सब्जेक्ट शायद 30,000 रुपये पर सब्जेक्ट की एक असेसमेंट फ़ीस है। तो अगर वो बच्चा 7 या 8 सब्जेक्ट एक साल में वो कर रहा है तो लाखों रुपए उसने देने होते हैं। तो इसका मतलब है वो अफोर्डिंग पेरेंट है। अच्छा, अफोर्डिंग पेरेंट है तो इसलिए वो स्कूल बड़ा अच्छा है जहाँ वो फीस दे के बच्चों को पढ़ा रहा है। तो जब बच्चे की फ़ीस आ रही है तो वो उस स्कूल के उस इदारे को पे ख़र्च करने के लिए, प्रोग्राम्स करने के लिए, अपने टीचर्स की ट्रेनिंग पर, अपने इन्वायरमेंट को ठीक करने में और पैसे चुके आते हैं तो वो खर्च कर सकते हैं। हुकूमत सिंध शायद इससे ज़्यादा पर हेड एक बच्चे पे खर्च कर रही है, लेकिन वो पता नहीं कहाँ किस किस लेवल पे, करप्शन में, मिसमैनेजमेंट में या किसी और जगह वो पैसे ज़ाया हो रहे हैं। अगर हिसाब लगाया जाए कि जी हुकूमत महकमा तालीम के पास जो सालाना बजट है और अगर उसे बच्चों पे डिवाइड कर ले, मेरे ख्याल में पर एड जो है वो शायद 1 लाख रुपए से ज़्यादा बच्चों पे खर्च हो रहा है हुकूमत सिंध की जानिब से। लेकिन वो जो खर्च हो रहा है वो कैसे हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है? इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न पे तो ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, होते होते जब बात आती है बच्चे पर शायद वो उसका शेयर उस तक नहीं पहुंचता। तो टीचर्स की तनख्वाहें हों, बिल्डिंग हो, बहुत सारी चीज़ें हों, तो फ़र्क यह है कि जी सिस्टम का, नो डाउट सिस्टम का, सिस्टम में जो असेसर्स होते हैं, जो असेसमेंट को असेस कर रहे होते हैं, उनकी ट्रेनिंग का, उनकी काबिलियत का, उनकी सलाहियत का, फिर उनको जो पेमेंट होती है उसके अगेंस्ट उसका यहाँ एक कॉपी के शायद 20, 25, 26 रुपए मिलते हैं, वहाँ शायद डॉलर के हिसाब से कन्वर्ट करके उनको पैसे मिलते हैं। तो वो बासलाहियत असेसर जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी सिलेक्शन होती है, वो कॉपियाँ जब चेक करते हैं तो यकीनन। चले इसी डिस्कशन को जो है वो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो जब हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कैम्ब्रिज सिस्टम वर्सेस जो नॉर्मल सरकारी स्कूल्स वाले सिस्टम है उसके ऊपर बात कर रहे थे, लेकिन पता है आपको मैच की बात जो है ना वो घूम घूम के आ जाती है जहनों में, क्योंकि कल का जो मैच था वह बड़ा ज़बरदस्त मैच था। सर से भी थोड़े से व्यूज़ ले लेते। सर मैच देखते हैं आप शौक से? बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कल के मैच के बारे में कुछ थोड़ी सी खबर रखी। अच्छा, चले गैस देखा, कुछ स्क्रीन देखा, कुछ गए, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। मैं फुटबॉल से रिलेटेड। अच्छा, आप फुटबॉल से रिलेटेड है। स्कूल कॉलेजेस में कितना ज़रूरी होता है ये जो है वो मैचेस करवाना, और कितना ज़रूरी होता है एक्टिविटीज़? बहुत ज़्यादा, जैसे इंसान को सांस लेना ज़रूरी है उतने ही ज़रूरी है। देखें, एक अच्छे सेहतमंद जहन में ही एक अच्छी शख्सियत परवान चढ़ सकती है। सही। और ये जो सेहतमंदाना गेम्स हैं वो बच्चे को एक्टिव रखते हैं, फिज़िकली फ़िट रखते हैं। जितना बच्चा फिज़िकली फ़िट होगा उतना अच्छे जहन का मालिक होगा, उतनी अच्छी उसकी परफॉर्मेंस एजुकेशन में होगी। लेकिन अफसोस प्राइवेट स्कूल्स तो अब होते होते दड़बों में आ गए, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स की भी इमारतें जहाँ कभी मैदान हुआ करते थे वहाँ बिल्डिंगें तो खड़ी कर दी और मैदान ख़त्म कर दिया, अब वहाँ भी नहीं रहा। तो बहुत लाजमी है। अब तो खैर छोटे स्कूलों में तो बस साल में एक कोई स्पोर्ट्स गाला या स्पोर्ट्स डे का ही एहतमाम होता है। कुछ ही स्कूल्स रह गए हैं जहाँ मैदान है, स्पोर्ट्स जोन है, लेकिन बहरहाल बहुत लाजिम व मलजूम है और हुकूमत को अपने लाजमी करना चाहिए हर स्कूल में, क्योंकि बच्चे के पास अब वक्त नहीं रहा। अगर स्कूल में भी उसे थोड़ा सा फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए वक्त नहीं मिलेगा तो वो बाकी टाइम तो वो बहुत इंगेज है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। कैसे मैनेज करना चाहिए स्कूल में एक्टिविटीज़ प्लस पढ़ाई? देखिए, स्कूल आपकी नर्सरी है। बच्चा अगर वहीं से ग्रूम करेगा, वहीं से उसे पता चलेगा स्कूल इंतज़ामिया को कि किस गेम में इस बच्चे में एक्सपर्टीज़ हैं, फिर उसकी थोड़ी सी परवरिश होगी, उस हवाले से उसकी ट्रेनिंग होगी, फिर स्कूल अफोर्ड कर सकता है कि उसको पार्टिसिपेट करवा लें मुख्तलिफ इवेंट्स में। स्कूल्स मिलकर गेम्स इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो स्कूलों पर लाजमी है कि उनके प्रीमिसेस में ऐसे एहतमाम हो। चलें जी, आउटडोर गेम्स नहीं करा सकते, एटलीस्ट इंडोर गेम्स का तो एहतमाम हो। तो हर वो स्कूल जो इसका बाकायदा एहतमाम करता है मैं अप्रिशिएट करता हूँ, और जहाँ नहीं होता मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। होना चाहिए, लाजमी है,
और इसके लिए जिस कदर मुमकिन हो सके, जहाँ आप 6-7 पीरियड्स रख रहे हैं ना, वहाँ आप 30 मिनट या 45 मिनट गेम्स के लिए क्यों नहीं रखते? सही, ज़रूर रखना चाहिए। फिज़िकल एक्टिविटी उस बच्चे के लिए, वो चूँकि वो फिज़िकल एक्टिविटी हेल्प करती है आपको आपके एकेडमिक में। आप जितना फ्रेश होंगे, जितने आप सेहतमंद होंगे, उतने आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। आप उन बच्चों को देखेंगे छोटे डरबे में आप छोटी कमरे में, छोटी क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, उनका रिज़ल्ट कंपेयर टू उस बच्चे का जो एक कुशादा कमरे में फ़िज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व बच्चा, बड़ा फ़र्क होता है। जहन खुलता है, फिज़िकली बहुत अच्छा सोचता है वो। सही। चलिए जी, ज़रूरी है बड़ी फ़िज़िकल एक्टिविटी साथ साथ। अच्छा, बात हो रही है खुशी भाई कैम्ब्रिज सिस्टम की और सरकारी स्कूल्स की, तो आप ज़रा बताएं कि व्हाट डू यू थिंक, आप क्या समझते हैं, आपके ख्याल में ये जो हमारा सरकारी प्रोसेस है एजुकेशन का और ये जो कैम्ब्रिज सिस्टम है, कितना ह्यूज डिफरेंस है? और जो सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए बच्चे हैं या जो नॉर्मल सब्जेक्ट्स के साथ पढ़े हुए लोग हैं, वो किस तरह से मुख्तलिफ हैं जो कैम्ब्रिज स्कूल सिस्टम से पढ़े हुए लोग हैं? देखिए सफ़ा साहिबा, बड़ा अच्छा एक मौजू है ये तालीम के मैदान के हवाले से। देखिए, माजी में मैं आपको एक मिसाल दूँ कि प्रोफेसर अब्दुल वहाब साहब एक बड़ा नाम है तालीम के मैदान में, और साबिक प्रेसिडेंट ममनून हुसैन। तो ममनून हुसैन साहब से मेरी एक दफ़ा नशिस्त हुई, तो उन्होंने कहना कि मैं और वहाब दोनों जो है वो लैंटेन थी सरकारी, जो KMC की लाइट होती है, हम उसके नीचे बैठ के रात को होमवर्क किया करते थे अपना। और बेशुमार आप माजी के ब्यूरोक्रेट्स उठा के देख लीजिए, और बड़े बड़े हमारे मुल्की इदारों के अंदर उन्होंने काम किया है, वो टाट के स्कूलों से पढ़े। उस वक्त ये था कि कोई दूसरा पैरेलल सिस्टम मौजूद नहीं था, और अगर था तो बहुत कम उसकी रसाई होती थी। इस वक्त पूरे मुल्क में बेशुमार तबकाती निज़ाम के हवाले से बहुत सारे सिस्टम मौजूद हैं। कैम्ब्रिज मौजूद है, ऑक्सफोर्ड मौजूद है, और बहुत सारे प्राइवेट जो स्कूल्स कह लीजिए या स्कूल सिस्टम कह लीजिए। जो बात आप कह रहे हैं ना कि जो टाट के स्कूल से पढ़ने वाले ये जितने भी हमारे सीनियर लोग थे, हमारे बड़े ज़बरदस्त जो हैं, कहना चाहिए मोहतरम पर्सनैलिटीज़ हैं, तो ये टाट के स्कूल से पढ़ने वाले तो अफसर बन गए। लेकिन आप देखें कैम्ब्रिज सिस्टम हो या सरकारी स्कूल से पढ़ने वाले बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो आपकी तलाश कर रहे हैं, उनके पास जॉब नहीं है। इसके ये क्या फ़र्क, इसमें क्या फ़र्क क्या देखते हैं? उसी तरफ ही आ रहा हूँ कि देखिए उस वक्त जो है वो लेकिन लोगों बच्चों की दिलचस्पी, देखिए फिनलैंड में आज भी 7 साल से पहले स्कूल में एडमिशन नहीं होता। सही। दोस्तों तारीफ करेंगे, फिनलैंड में आज भी 7 साल से पहले किताबों स्कूल नहीं जा सकता। 7 साल की उम्र को पहुंचने के बाद वो स्कूल में एडमिशन लेगा। उससे पहले उसको उस माहौल की अक़दार, उसकी रिवायत, उसकी नॉर्म्स, उसकी वैल्यूज़, आपकी अपनी सकाफ़ती कल्चरल तमाम वो वैल्यूज़ सिखाई जाती हैं। आपको उठना कैसे, बैठना कैसे, आपको तमाम वो आदत सिखाई जाती हैं, तमाम अदब आदाब सिखाए जाते हैं, आपके माहौल के, आपकी फैमिली के, आपके इलाके के, आपकी मुल्की सतह के, तमाम वो चीज़ सिखाई जाती हैं। बदकिस्मती से हमारे यहाँ पे आप देख लीजिए कि प्री नर्सरी आपको डे फर्स्ट से, बहुत छोटा बच्चा होता है 2.5 साल का, उससे ही आपके स्कूल के लोग जो है वो उसको बिज़नेस अटैच कर लेते हैं। और आप देखें कि वो इस वक्त जो है वो लोगों में एहसास कमतरी भी पाई जाती है। एक ही महल्ला है, वहाँ पे अगर 100 घर हैं, वहाँ पे 2 बच्चे कैम्ब्रिज में पढ़ते हैं, 2 ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हैं, और वहाँ पे एक बड़ी तरह जो है वो सरकारी स्कूल में पढ़ने वालों की है। तो देखिए ये आपस में एहसास कमतरी भी पैदा होता है। ये हमारी रियासत का काम है कि इस पूरे मुल्क में जहाँ सिक्का राजुल वक्त एक है, यहाँ पर निज़ाम एक होना चाहिए। यहाँ पर जो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, यहाँ पे जो तबकाती निज़ाम तालीम है उसको ख़त्म होना चाहिए। मैं इनकी बात को सेकंड करूँगा। एक निज़ाम, एक निसाब, एक ज़ुबान जब तक नहीं होगी तब तक हम जो है वो इस एजुकेशन के मैदान में सर्वाइव नहीं कर सकते। हर किसी फ़र्द की मुआशी कंडीशन ये नहीं है। ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है, मेरी ख्वाहिश भी है बच्चे कैम्ब्रिज में पढ़ें, मेरी ख्वाहिश भी है कि वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ें। लेकिन आप देखें, अगर आप मार्केट में जब इन होंगे अपने बच्चे के लिए, तो आपका जहन जो है वो पहला हुआ होगा। मैं अपने बच्चे को किस स्कूल सिस्टम में एडमिट करवाऊँ, बिकन हाउस में लेके जाऊँ, सिटी में लेके जाऊँ, तो आप परेशान हो जाएंगी। जब आप अपने बजट पर पाएंगी, आपको ये आपकी जो जेब की कसाफत है वो आपको परमिशन नहीं देगी कि आप बड़े महंगे स्कूलों में आप उसको एडमिट करवाएं। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई ऐसा कोई मजबूत निज़ाम होना चाहिए कि चाहे वो लैंडलॉर्ड का बच्चा हो, चाहे वो गरीब का बच्चा हो, किसान का बच्चा हो, वो एक स्कूल के सिस्टम में जो है वो परवान चढ़े, और तब कहीं जाके ये जो एहसास महरूमी है ना, ये ख़त्म हो सकता है। और अगर वो ख़त्म नहीं करना चाहते तो कम से कम उन लोगों को गवर्नमेंट सपोर्ट करे जो अपने बच्चे, एजुकेशन होनी चाहिए, एक ही मयार होना चाहिए तालीम का ओवरऑल। जो गरीब का बच्चा पढ़े वही अमीर का बच्चा भी पढ़े। चलें जी, यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर इस पर मज़ीद डिस्कशन करेंगे।
वेलकम बैक। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे एसएमएस आते हैं, बहुत फेक एसएमएस होते हैं, लेकिन इस दफ़ा तो कमाल ही हो गया। इस दफ़ा जी चालान के जो हैं वो फ़ेक मैसेजेस आ रहे हैं और ख़बर ये कुछ इस तरह से है कि जनाब शहरियों को जाली चालान एसएमएस भेजे जा रहे हैं। अब ट्रैफिक पुलिस का ऐसा कहना है, मामला कुछ ये है कि कराची ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि शहरियों को जाली चालान एसएमएस भेजे जा रहे हैं। पैगामात गुमराहकुन है, किसी सरकारी इदारे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हुकाम के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस शहरियों को पर्सनल नंबर से कोई एसएमएस नहीं भेजती। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि शहरी मशकूक पैगामात पर हरगिज़ यकीन न करें, गैर मुसद्दिका लिंक या नंबर पर अदायगी से गुरेज करें। ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि किसी भी शिकायत पर हेल्पलाइन 1915 पर राबता करें। तो जनाब किसी भी आपने जो है वो जाली एसएमएस के ऊपर गौर नहीं करना है, क्योंकि ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें वैसे ही बहुत फेक होती हैं हमारी सराउंडिंग में। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं कि सलमान अली आगा ने कहा क्या है मैच के बाद और सारा जो सिनेरियो वो क्या है। तो जिस तरह से ये मैच हुआ और उसके बाद फिर हमने देखा कि जो इंडियन क्रिकेट टीम थी वो अकेले ही, मतलब ये दुनिया की वाहिद टीम है जो है बिना ट्रॉफ़ी की वो सेलिब्रेट कर रहे थे। और जिस तरह से सूर्या कुमार यादव इशारे करते हुए जो है वो अपनी टीम के पास जा रहे थे, ये इट्स टोटली अनप्रोफेशनल, अनएथिकल। मगर सलमान अली आगा कहते हैं कि अगर भारत ने ट्रॉफ़ी नहीं ली तो ट्रॉफ़ी कैसे दी जाएगी। अच्छा, मज़ीद उन्होंने इस हवाले से जो है वो एड ऑन किया है और ये कहा इन्होंने कि पाकिस्तानी टीम के जो कप्तान हैं वो जनाब ये कह रहे हैं कि भारत की जानिब से ऐसा करना खेल की तौहीन है। टूर्नामेंट में जो कुछ हुआ वो काफ़ी मायूसकुन था, हाथ ना मिलाना क्रिकेट की तौहीन है। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम को जो हिदायत मिली हैं वो उसको फॉलो करते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा। सलमान अली आगा का मज़ीद कहना था कि टूर्नामेंट में जो कुछ हुआ नहीं मालूम ये कहाँ जाकर रुकेगा। उम्मीद है दीगर टीम्स मुस्तकबिल में एक दूसरे के साथ ऐसा नहीं करेंगी। सलमान अली आगा ने फ़ाइनल की मैच फ़ीस भारतीय हमले में निशाना बनने वाले पाकिस्तानी ख़ानदानों को अतिया करने का ऐलान कर दिया है। T20 कप्तान का शिकस्त पर कहना था कि बतौर टीम हम अच्छा खेले, अपनी टीम पर फ़ख्र है, मैच के आखिरी ओवर्स में अच्छा नहीं खेल सके। और फिर वही बात आ जाती है कि जस्ट अगर थोड़े से रन ज़्यादा होते तो आज हम सेलिब्रेट कर रहे होते, लेकिन हमारे लिए जो बड़ी सेलिब्रेशन है वो है जी 6-0, 7-0, और हमारे लिए जो बड़ी सेलिब्रेशन है वो है जी राफेल तैयारों का गिरना, जो कि तारीख़ में हमेशा याद रखा जाएगा। अच्छा सर, कैम्ब्रिज सिस्टम की तरफ दोबारा आते हैं और उसी हवाले से बात करते हैं। जब हम कहते हैं कि हमने एक अच्छा और मयारी निज़ाम तालीम असातिज़ा को देना है, स्टूडेंट्स को देना है, और असातिज़ा ने जाके उनको जो है वो बताना है, गाइड करना है, तो किस तरीके से आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है टीचर्स की कि वो उन स्टूडेंट्स को उस तरह से पढ़ाएं? क्योंकि अगर आज जिस तरह से खुर्शीद भाई जिक्र कर रहे थे कि वो जो पुराना स्कूल सिस्टम था या जो टाट पे पढ़ने वाले लोग थे, वो अगर उस जैसे पैशनेट स्टूडेंट्स या उस जैसे उस्ताद जो हैं वो अब नहीं हैं, तो अब शायद कैम्ब्रिज सिस्टम में को पढ़ाने वाले भी उतने पैशनेट टीचर्स जो हैं वो नज़र नहीं आते। ज़्यादातर चीज़ें तो आपको पता है डिजिटल हो गई हैं। तो सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ टीचर्स जो हैं उनका कितना ख़ास किरदार है इस सारे अमल में? देखिए, उस्ताद ही वो पिलर है या उस्ताद उस दायरे का मरकज़ी नुक्ता है। हाँ। अगर वो टीचर ख़ुद एक अच्छा काबिल नहीं, ट्रेंड नहीं, और उसकी अपनी जहानत और इल्म इतनी नहीं है कि वो बच्चों को पढ़ा सके, तो ये सारी प्रैक्टिस, सारा हमल आप लाखों करोड़ों डॉलर खर्च कर लें, बेफ़ायदा है, बेसूद है। लेकिन अगर आपका उस्ताद, इस बार एक बात मैं ज़रूर गवर्नमेंट की तारीफ़ करूँगा कि जो आखिरी बार जो अभी अपॉइंटमेंट्स हुए उसमें थोड़ा बहुत मेरिट का ख्याल रखा गया है। प्रॉपर तरीके से जो प्रोसेस चला के वो लोग जो इम्तहान पास कर सके, उस प्रोसेस से निकलकर स्कूलों तक पहुँचे हैं। अगर काश ये बात 20 साल पहले से की जाती, 20 साल पहले जो पर्चियों पे लिख के लोगों को कुछ नहीं आता तो जाएं टीचिंग करें, कोई जॉब नहीं है तो जाएं किसी स्कूल में, क्योंकि वहाँ लोग इसलिए जाने को तैयार नहीं थे कि उन्हें पता था हमें काबिलियत नहीं, हम नहीं पढ़ा सकते। लेकिन सियासी तौर पर वो भर्तियाँ होते होते पूरी एक नस्ल ख़राब हो गई और हम अब 50 साल तक इसको भुगतेंगे। लेकिन इस बार जो अभी लास्ट ईयर हुआ है कि जी कुछ मेरिट पे असातिज़ा को स्कूलों में भेजा गया है। और अगर यही तरीका रखा जाए, मैं चाहता हूँ कि बल्कि मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जी इस वक्त भी जो मौजूदा एग्जिस्टिंग आपके पास टीचर्स हैं उनका एक दोबारा आप उनको चेक कर लें। अगर वो काबिल नहीं है उन्हें किसी और इदारे में भेजें या उनको फारिग कर लें, उनकी जगह काबिल लोगों को लाएं। देखिए, उस्ताद ही आप जैसा भी कैरिकुलम आप बनाएं,
आप जैसी भी पूरी तैयारी करें, लेकिन अगर उस्ताद जो डिलीवर करने वाला है, जो उसको चलाने वाला है, जो उस बच्चे की तालीम और तरबियत का ज़िम्मेदार है, अगर उसमें काबिलियत नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं। प्राइवेट इदारों में या कैबिनेट जहाँ जिन्होंने अडॉप्ट किया है, वो इसी मयार को सामने रखते हैं जी कि जी 50 लोगों को 50 एप्लीकेंट्स को ले आते हैं, हाँ। और फिर बड़ी एक प्रोसेस के बाद उन 5 लोगों को सिलेक्ट करते हैं जो सबसे ज़्यादा काबिल और आला है। उस्ताद की तरबियत या उसकी काबिलियत पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। जब तक आपका उस्ताद पढ़ा लिखा नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। टीचर्स भी जो है ना, वो हमें बड़े पढ़े लिखे टीचर्स की ज़रूरत है और डेडिकेटेड टीचर्स की ज़रूरत है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे शो पर आए, खुर्शीद भाई हमारे शो पर आए। शो में यह वक्त हुआ है ब्रेक का। हेडलाइंस ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो करेंगे ढेर सारी बातें, और आज बड़ी ज़बरदस्त रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटीज़ हमारे मॉर्निंग शो में, हमारे सेट पर, हमारे स्टूडियो में मौजूद होंगी। तो वापस आ रहे हैं बस छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो जनाब, अब कुछ हम बात कर लेते हैं वार्डरोब से रिलेटेड, कि लोगों की जो वार्डरोब होती है उसके अंदर आप देखें कि बहुत ज़्यादा कलेक्शन होती है कपड़ों की। महंगे महंगे कपड़े होते हैं अलमारी के अंदर, और महंगी महंगी कलेक्शन जो है वो वार्डरोब के अंदर रखी होती है। लेकिन अगर वार्डरोब में स्मेल आ जाए या किसी भी वजह से आ जाए, तो फिर वो जो महंगे कपड़े होते हैं ना, उनमें भी वो स्मेल आ जाती है, और आपकी बहुत सारी एक्सेसरीज़, आपके शूज़, आपके दुपट्टे, आपके ड्रेसेस, आपके लॉन्ग गॉन्स, इनफैक्ट आप जो बुरखे या जिसको आप कहते हैं ना अबाया, वो भी अगर आपने नए नए प्यारे प्यारे से हैंग किए होते हैं, साड़ियाँ, तो उनमें भी स्मेल आ जाती है। कितना भी महंगा परफ्यूम लगा लो, अलमारी में से जो स्मेल आती है वो कपड़ों में जाती है, और फिर वो कपड़े जो है वो उसी तरह से महक रहे होते हैं। तो इसका हल क्या है? अलमारी की बदबू दूर करें। जी हाँ, तो आपने अलमारी की बदबू कैसे दूर करनी है, ये रेमेडी मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। अगर आपकी अलमारी में बदबू आ रही है, या कपड़े बार बार रखने के बाद भी अलमारी जो है वो आपकी साफ़ नहीं होती, तो ये आसान सा टोटका आजमाएं। अब करना क्या है, आपने ये करना है कि 1 चम्मच बेकिंग सोडा लें, आधा चम्मच पिसी हुई दालचीनी लें। अच्छा जी, फिर एसेंशियल ऑयल, आपने एसेंशियल ऑयल के चंद कतरे जो हैं वो लेने हैं, ठीक है। संदल का तेल भी हो सकता है। अच्छा, एक छोटा सा कपड़ा या मलमल की पोटली ले लें। अब ये आप ज़रा दोबारा सा गौर से सुन लें कि आपने 1 चम्मच बेकिंग सोडा लेना है, आधा चम्मच पिसा हुआ दालचीनी लेना है, एसेंशियल ऑयल लेना है, फिर एक छोटा सा कपड़ा आपने ले लिया या मलमल की पोटली सी बना ली। बेकिंग सोडा और दालचीनी को अच्छी तरह मिक्स करें, फिर उसमें खुशबूदार तेल के चंद कतरे शामिल कर दें। इस मिक्सचर को किसी साफ़ कपड़े में बांधकर पोटली सी बना लें। अच्छा, फिर आपने क्या करना है कि उस पोटली को अलमारी के किसी भी कोने में बिल्कुल साइड पे रख दें। अब क्या होगा, ये जो पोटली है ये बदबू जज्ब करेगी, खुशबू देगी और नमी भी ख़त्म करेगी। हर माह आपने मंथली इस पोटली को तब्दील करना है ताकि ताजगी, उसकी फ्रेशनेस बरकरार रहे। अलमारी साफ़ करते वक्त हल्का सा सिरका पानी में डालकर कपड़ा जो है आपने लेना है और फिर निचोड़ लेना है, और अलमारी के अंदरूनी हिस्से को उससे साफ़ करें। उससे जरासीम भी ख़त्म होंगे और फ्रेश फील आएगी। तो आपने ये 2 ज़बरदस्त काम करने हैं कि आपने जो ये पोटली है ये बना लेनी है, और इसके अलावा आपने अगर अलमारी की सफाई करनी है तो सिरके से सफाई करें। और ज़रूर आप हमें बताइएगा कि ये रेमेडी जो है वो आपके कितने काम आई। ये बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है, और अब जब भी अपनी अलमारी साफ़ करना चाहें, अलमारी की बदबू दूर करना चाहें, सो डू इट। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपके लिए है सरप्राइज़, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो भाई, दुनिया भर में जो है वो वर्ल्ड हार्ट डे जो है मनाया जा रहा है। अच्छा, इसकी जो अहमियत है वो इसलिए बहुत ज़्यादा है कि हमें ये सीखना होगा कि हम किस तरीके से ये जो हार्ट अटैक है या दिल की बीमारियां हैं इनको रोक सकते हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो कार्डियोलॉजिस्ट इनाम दानिश साहब, डॉक्टर इनाम दानिश जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर? ये बताइएगा कि किस तरीके से प्रिवेंशन जो है वो मुमकिन है, और किस तरह से जो है वो इस दिल की बीमारी से या सडन हार्ट अटैक से या हार्ट अटैक से या इंजैनल पेन से, दिल की बीमारियों से बचा जा सकता है? एक्चुअली इसको अगर चाहें तो 3 में डिवाइड कर सकते हैं। एक कुछ पेशेंट के एस्पेक्ट हैं, एक प्राइवेट सेक्टर के और एक गवर्नमेंट के। पेशेंट के एस्पेक्ट तो ये हैं कि आमतौर पर बार बार बता रहे होते हैं कि हार्ट अटैक से बचना है,
प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो जितना आप बच सकते हैं ये बड़ा आसान काम है। प्रिवेंशन करना क्या है कि आपको ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट करना है, डायबिटीज़ कंट्रोल में रखनी है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रखना है, स्मोकिंग से बचना है, वेट अपना कम करना है, वॉक करना है, एक्सरसाइज करना है। ये वो चीज़ें हैं जिनसे प्रिवेंशन हो सकती है। उसके बाद फिर रेगुलर चेकअप अपना करवाते रहें। लोग कई साल तक चेक ही नहीं कराते हैं, सोचते हैं मेडिसिन खा रहे हैं तो इसका मतलब ठीक है। ऐसी बात नहीं है। फिर टैबलेट खाने के बावजूद ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, टैबलेट खाने के बावजूद डायबिटीज़ ज़्यादा हो सकती है, तो अपना रेगुलर चेकअप करें। फिर उसके बाद स्क्रीनिंग का मरहला आता है कि वो लोग जिनकी एज 40 है और उनको कोई रिस्क फैक्टर है, जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, स्मोकिंग है, कोलेस्ट्रॉल है, उनको कैल्शियम स्कोरिंग करानी चाहिए। एक टेस्ट है 4-5 हज़ार रुपये का होता है, आपको आइडिया हो जाता है कि आप हार्ट पेशेंट हैं या नहीं है। ये तो है पेशेंट के एस्पेक्ट। उसके बाद फिर ये होता है कि जो ही चेस्ट पेन हो, कोशिश ये करें कि अर्लीस्ट पॉसिबल किसी ऐसे हॉस्पिटल में जाएं जहाँ पे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की फैसिलिटी होती है। अब ये है कि ट्रांसपोर्टेशन का इशू, जो ही चेस्ट पेन है, पेशेंट के पास गाड़ी है नहीं है, तो हमारे यहाँ एम्बुलेंस सिस्टम जो है इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जो हमारे यहाँ एम्बुलेंस ये चैरिटी लोग चला रहे होते हैं, उसमें कोई फैसिलिटी नहीं होती, सिर्फ एक कैरिंग है कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का ज़रिए। उसमें कोई फैसिलिटी नहीं होती है, ECG नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो अब इसमें यह है कि एक तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनको चाहिए कि अपनी एम्बुलेंस सर्विस शुरू करें। उनको भी फ़ायदा होगा कि पेशेंट वो ट्रांसपोर्ट होगी उनके हॉस्पिटल में आएगा। या फिर प्राइवेट सेक्टर को आप जो है इसको अलाउ करें, इनवाइट करें कि एक बिज़नेस के तौर पे इसको चलाएं कि जिसमें प्रॉपर एम्बुलेंस हो, जिसमें तमाम फैसिलिटीज़ हों, डॉक्टर हो, या एटलीस्ट कम से कम ECG की फैसिलिटी हो, डिफिब्रिलेटर हो, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद जो ही पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचता है तो इमरजेंसी के अंदर आप देखें, हमारी इमरजेंसी में यंग डॉक्टर होते हैं और MBBS के कोर्स में ECG शामिल नहीं है, याद रखें। तो किसी भी यंग डॉक्टर को ECG नहीं आती है, तो इमरजेंसी अगर पहुंच भी जाए, यंग डॉक्टर्स को ECG नहीं आती, उनको ये प्रैक्टिस नहीं करवाई? नहीं, बिल्कुल सही। ECG का एग्जाम नहीं होता है, सही। तो जब तक या तो ECG का एग्जाम करवाएं, और जो हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल रखे हैं वो उन्होंने जो वो डॉक्टर इमरजेंसी में रखे हैं उनकी ट्रेनिंग करा दें। आप 1-2 वीक्स के अंदर वो सीख जाएंगे। तो ECG की ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर ECG की मशीन हर जगह पे होनी चाहिए। कई जगह तो ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ पे इमरजेंसी में ECG की मशीन तक नहीं है, सही। तो ये सब चीज़ें। उसके बाद फिर मरहला आता है फैसिलिटीज़ का। अब आप ये देखें कि एक हार्ट अटैक को ठीक करने के लिए एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी पे तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए चाहिए। किसी भी शख्स के पास घर में 5 लाख रुपए नहीं रखे होते हैं कि वो फौरी तौर पे लेके हॉस्पिटल जाए। अब क्या किया जाए? अब या तो ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर है, क्योंकि करीब 3 प्राइवेट सेक्टर होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो बहुत दूर दूर हैं, बहुत कहीं चंद एक हैं। या तो गवर्नमेंट हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक हॉस्पिटल बनाए, कार्डियक हॉस्पिटल, और फ्री ट्रीटमेंट करे, या फिर हेल्थ कार्ड दे, या फिर अलाउ करे प्राइवेट हॉस्पिटल को। अच्छा सर, बिल्कुल जिस तरह से आप कह रहे हैं ना कि अगर किसी को सडन हार्ट अटैक आ जाए और किसी के साथ ये जो है वो ये इशू हो कि उसको लगता है कार्डियक अरेस्ट हो गया, किसी को लगता है कि जी अब सडन डॉक्टर ने कहा है कि आप हॉस्पिटल गए हैं और डॉक्टर ने आपको कहा है भी अब आपने एंजियोप्लास्टी करानी है। अब 5-6 लाख रुपए गरीब आदमी के पास तो है नहीं, वो अफोर्ड नहीं कर सकता। उस सूरत हाल में उससे बेहतर ये होता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, कि पहले ही आप जो है उस चीज़ को क्योर कर लें। तो दिल के अमराज से कैसे बचा जा सकता है और दिल के अमराज की रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, इसकी प्रिवेंशन क्या है, ये दोनों सवालों के जवाब दीजिएगा। कि अगर हार्ट अटैक किसी को आ जाए तो वो सडन क्या करे और इससे बचाव कैसे मुमकिन है? देखिए, एक तो ये है कि घर पे आप कुछ भी नहीं कर सकते, इतना बस सिर्फ कर सकते हैं कि एक डिस्प्रिन लेके च्यू कर लें और उसके बाद अर्लीस्ट पॉसिबल हॉस्पिटल जाएं। फिर मैं उसी को कंटिन्यू करता हूँ कि प्राइवेट हॉस्पिटल को भी चाहिए कि वो एक डोनेशन फंड जमा करें कि ऐसे पेशेंट जो अगर आ जाएँ और वो अफोर्डिंग नहीं है तो वो कर सकते हो। हमारी जो NGO काम कर रही हैं, जो रास्ते में खाना खिलाते हैं, इनको भी मैं इस चीज़ की तरगीब दूंगा कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर फ़ंड जनरेट करें उन लोगों के लिए जो गरीब लोग हैं। और वो देखिए, यहाँ से न्यू कराची से NICVD पहुँचना बहुत मुश्किल है, वो टाइम ज़ाया हो जाता है। तो रास्ते में बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल आते हैं जहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है लेकिन पैसे नहीं हैं। तो ये हमारी NGOs जो हैं ये सपोर्ट करें, या गवर्नमेंट ये डिक्लेयर कर दे कि प्राइवेट हॉस्पिटल को कि आप ट्रीटमेंट करें, पेमेंट हम करेंगे। तो इस तरीके से करके भी लोगों की जान बचाई जा सकती है। प्रिवेंशन का जहाँ तक ताल्लुक है तो अपनी हेल्थ, देखिए दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो कार्डियोवैस्कुलर, जिसकी वजह से डेथ होती है, और ये ज़्यादातर डेथ हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ में होती है। इसकी रेशो हमारे यहाँ ज़्यादा है, उसकी वजह लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ फैसिलिटीज़ है। वर्ल्ड हार्ट डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं, इसका पर्पज़ यही है लोगों को बताना कि ये प्रिवेंटेबल डिजीज़ है,
इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। अब आपको इसको रोकना कैसे? हार्ट अटैक को रोका जा सकता है? बिल्कुल हार्ट अटैक को रोका जा सकता है कि अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, मेडिसिन लें और उसके बाद जो है वेट कम से कम रखें। देखिए सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आजकल आ रही है ओवर वेट होने की वजह से, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ओवर वेट होने की वजह से डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल हाई, ये सब चीज़ें मिलके हार्ट अटैक की तरफ लेके जाती हैं। अगर आप एक हेल्दी डाइट लें, बैलेंस डाइट लें, कार्बोहाइड्रेट कम से कम, फैट चिकनाई सबसे कम से कम आधा घंटे डेली की वॉक करें, स्मोकिंग ना करें, ये एहतियात करें तो हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। ठीक है, हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। अच्छा ये बताएं कि अब ये तो बहुत आसान बात आपने बताई ना कि भाई ठीक है आप वॉक करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें एंड ऑल दैट। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उन लोगों को कितना ज़्यादा रिस्क होता है कंपैरेटिवली वो लोग जो कि स्मोकिंग नहीं करते लेकिन अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते? तो इन दोनों में ही रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है, वो लोग जो कि हेल्दी लाइफ नहीं गुजार रहे होते और वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे होते हैं? देखें हार्ट डिजीज़ को दो में डिवाइड करते हैं, 40 ईयर्स से कम और 40 ईयर्स के बाद। सही। ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह ये 40 ईयर्स के बाद ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। 40 ईयर्स से कम जो चीज़ है हाँ। वो स्मोकिंग है। सही। कि 40 ईयर्स से कम कोलेस्ट्रॉल है और स्मोकिंग है। तो दो चीज़ें जो हैं यंग एज के अंदर, आजकल जो यंग पॉपुलेशन के अंदर हार्ट अटैक हो रहा है। अच्छा इसके अंदर मैं फालिज को भी ऐड करूँगा क्योंकि फालिज जो है वो भी यही कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, एक ही मैकेनिज्म। हार्ट अटैक दिल का अटैक है और फालिज ब्रेन का अटैक है। दोनों का मैकेनिज्म भी है कि क्लॉट बन जाता है, दोनों में कोलेस्ट्रॉल की वजह होती है। तो कहने का मकसद ये है कि जो कोलेस्ट्रॉल है और स्मोकिंग है ये यंग एज में हार्ट अटैक ज़्यादा करते हैं। अच्छा। तो जितना आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। देखें एक तो आजकल तो पहले ड्रामों में करते थे कि अवॉइड करते थे, ये बहुत बड़ा लिखा आता था। अब तो ये कि स्मोकिंग दिखा रहे हैं, एल्कोहलिज्म दिखा रहे हैं, ये सब चीज़ें थोड़े से हम ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, स्मोकिंग से अवॉइड करना चाहिए। अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो रखना चाहिए क्योंकि अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल अगर आप रखेंगे तो आप हार्ट डिजीज़ से बच सकते हैं। अच्छा खाएँ, वॉक करें, ताज़ी हवा में सांस लें और इससे कम लें तो डेफिनेटली आप बच सकते हैं। और ये प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, आप हार्ट अटैक को रोक सकते हैं जस्ट अपनी उन तमाम एक्टिविटीज़ की वजह से जो कि पॉजिटिव हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे शो पर आए और आज इस अहम दिन के मौके पर हमने ये जानने की कोशिश की कि किस तरीके से इस डिज़ीज़ को प्रिवेंशन की तरफ ले जाया जा सकता है। और ये सुन के बड़ी खुशी हुई कि भाई ये जो दिल की बीमारियाँ हैं इसकी रोकथाम मुमकिन है। शो में यह वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर आपके लिए एक सरप्राइज़ है जिसका मैं जिक्र इससे पहले भी करी थी, वो आपके साथ में शेयर करेंगे। वेलकम बैक। तो वेलकम करेंगे, आज हमारे स्टूडियोज़ में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर जमील बाकर अब्दुल्ला जो कि एम्बेसडर हैं इथियोपिया के ऑफ पाकिस्तान, और इब्राहिम खालिद तवाब साहब। इन दोनों को, इन ज़बरदस्त पर्सनैलिटीज़ को वेलकम करेंगे और इनसे ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो भाई बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटीज़ हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ है जी एम्बेसडर एंड कौंसल जनरल ऑफ इथियोपिया डॉक्टर जमाल बिकर अब्दुल्ला, और उनके साथ हैं इब्राहिम खालिद तवाब साहब, और इन दोनों को हम अपने शो में वेलकम करेंगे। वेलकम टू दिस शो सर, वी आर ऑनर्ड दैट यू केम टू माई शो एंड रियली गुड टू सी यू हियर। हाउ आर यू सर? Very kind, and thank you very much to have in this very beautiful studio. I've enjoyed, and thank you sir. This media has been very close to us since I came here. Yes. It's my honor to be in this beautiful studio, and I really thank you all of the team who have Pleasure. supported us, and we're trying to promote the two nations. So thank you very much for hosting us here today. राइट एंड उनके साथ जो हैं वो मौजूद हैं इब्राहिम खालिद साहब, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम जी, थैंक यू वेरी मच, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग ग्रेट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस ऑन दिस शो। बहुत ज़बरदस्त शो है आपका और स्पेशली आपका जो क्रू है और आपका जो चैनल है उसने हमारी थ्रू आउट बड़ी सपोर्ट की है इथियोपिया और पाकिस्तान को करीब लाने में। बहुत शुक्रिया। और सर हमारे साथ मौजूद है तो सर से पूछते हैं, सर हाउ लॉन्ग यू हैव बीन हियर एंड व्हाट्स योर व्यूज अबाउट कराची? You wanna take me back, right? Very great. I just came in this country in 2022. I remember the first day I touched Pakistan is July 17. I presented my credential August 29 of 2022. So since then I was here. I was running up
here and there. Always Karachi is my base, and due to a lot of attachment, and also close to Africa, actually. Okay, right. So, yeah, and 3 years for me was like a lesson for me, and it's a big lesson. I've learned it. I have came to know Pakistan, who are Pakistanis, you know, geographically, people, culture, values. You know, I can't say even, you know, 3 years for me is like few days, you know, in this country. You can see how I was well connected. Right. Well, you know, appreciating and connected to this country. Right. So, Alhamdulillah, during my stay, I have got a well reception from all walks of Pakistan, starting from the president, prime minister, and also Minister Naveed Naqvi, and all of them. They have supported my mission, and everyone has contributed very well for the success today we are in. And 3 years for me as a first ambassador of Ethiopia in this country, actually. Oh, that's great. That's You great. know, Yes. for me, I'm a father for Ethiopian embassy in this country. Oh. I'm a founding father of Ethiopian embassy in this country. That's really great. So it is an honor and privilege to be in this beautiful and strong nation. Yes. And so we have 3 years of very solid, strong connections, love, affection. I always say we are in honeymoon. Okay, sir, tell us something about the culture, you know, Pakistani people and Karachi Heights, and what's your favorite dish? Yeah, that's very great. Yeah. You know, the good things, Pakistan taste is very similar to Ethiopia. Spicy food. Acha, And, yeah, you no, like last a time- spicy, I- you like a enjoy. spicy food? Spicy for us, Acha. something very good. You know what? The last time the delegation of Ethiopia came, you know, like 10 people, they said we never, you know, like the food was so tasty. Everybody was eating, you know, enjoying the food. Right. Biryani, you know, is our favorite, you know, dish, and you know, You like biryani? biryani I like. I enjoy biryani very well, and also keema. Dal also I enjoy. Keema, okay, okay. You like I keema? enjoy Okay, keema. I okay. enjoy Dal. keema. Dal also is very my He's favorite. saying, sir, कह रहे हो दाल कीमा और बिरयानी पसंद है. It's my favorite, you know. Okay. Chicken karai is also a very good one. I Okay. enjoyed them. So the diversity of the cultural diversity of Pakistan in food is also very, you know, recognizable, and I've enjoyed. Most of them they asked, Jamal, you didn't get fat, but you eating, you know what? A lot of cholesterol and Ah, spicy, yeah. spicy things here. Yes, One yes, thing yes, I yes. do is I eat, I run, I burn them. That's yeah. a good thing. That's the. In fact, that's a good remedy. You Yes, know, he yes. eats, he run, he Yes, burn fat, yes, right. and that's really great, Yeah. sir. You know, that's called healthy life. Yes. Aja, think about your you know, activities in Karachi or any other city. You want to go and you like the place most in Karachi and Yes, Islamabad also. Very good things. My honorary consulate always keep me busy. The problem with him is this one. He give me hard Why time. you keep him busy always? Right. थोड़ा He घुमाया always- फिराया भी करे ना. He give me, you know, he's a good in detail management. He plan everything. Acha. Ambassador, He tie don't your give you belt time very to- well. You know, when you come to Karachi, tell me. That's a very challenging. But one thing I know is what we have done was so marvelous. The time we came to this country, I start my journey from Muslim, you know, Qadi-Azim Muslim. जी. And where I found, that's my first place I visited in this city. Right. You know, the founder always lay foundations, and it was very amazing. The values that drives this nation. Right. In terms of, you know, foreign relation, even, you know, living neighbor is, you know, global outlook, and Right. living in, you know, like shared prosperities that everyone shares today. Right. And always, you know, I remember last time I was here, I was in August, I was visited the museum also, Okay. Muslim museum. That was Huh. a lot of thing learning, because whenever you remember, for us also we take a lot of lessons. In one thing, Pakistanis are unified among on this nationhood, which is national state. For us, those things are work in progress. We want, you know, to learn from them a good thing, so Yeah. that maintaining the history, Yes. maintaining historic, you know, that bondage that ties the nation Yeah. from the how it evolves and where Pakistan now today. Yes. Is playing a very strong regional, global politics, Yeah, especially yeah, these days. obviously. Amazing. Yes. Congratulate the leaders for this and everyone of Thank you, who sir. contributed Thank you. for this. And Yes. I enjoyed this part of it. The other thing is also people.
The Karachi people, they are very lovely. They always come. Cha khareo. They come in You speak Urdu? Little bit? Please speak. Yes. So, we take every time, whenever I come, in this country, in this city, everybody try to invite me. I eat too much. Ibrahim, please, don't feed me too much, They overload me too much. Sometimes I could not bear. The hospitality is very amazing, and I really enjoyed. This is like my home. I'm like away from my home to home. So I never feel, I'm telling you, sister, for the last 3 years, I never feel that I'm outside my country. Okay. This is my complete difference from other diplomats. I just live, and I was well connected with all politicians. When I talk to the politicians, myself is not only diplomat, I'm a politician. I talk to we are colleagues, right? Right colleagues, we talk together. Not like this, no. We are just like colleagues talking to one another for shared prosperity, for shared, brotherhood. It is really, I enjoy it. The cultural values also that attach us is a very unique one. Yes. And so with those bondage and everything, alhamdulillah, and I also grateful for you, everyone in this nation, in this city, for supporting my mission. Today, I carry Pakistan in my mind and heart, wherever I go. So Pakistan really have someone so around. That's so sweet. That's really great. अच्छा जी, इब्राहिम खालिद भी हमारे साथ मौजूद हैं and he can speak उर्दू. अच्छा जी, आप ये बताएं कि जिस तरीके से सर बता रहे हैं, बड़ा बिजी आप इनको रखते हैं, बड़ा स्केड्यूल जो है वो बड़ा जो है वो अपडेटेड रखते हैं आप इनका. घूमने फिरने के कहाँ शौकीन हैं और किस तरीके से आप लोग जो यहाँ का कल्चर है, फूड है, बाकी सारी चीज़ें जो है वो कैसे एंजॉय करते हैं, मैनेज करते हैं? देखिए जी, मैं तो आई वाज बोर्न एंड रेज्ड इन कराची. ओके. तो मैं तो पक्का आई एम कराची. हाँ, कराची है. और कराची तो फिर सर को आपने पान और रबड़ी ये सारी चीजें ट्राई कराई? हमारी मेरी बड़ी कोशिश होती है कि एम्बेसडर साहब भी जब कराची आए और जो हमारे बाकी भी इथियोपिया से डेलीगेशंस आते हैं, लोग आते हैं, विजिट करते हैं, वो हमारा कल्चर जरूर देखें. और पाकिस्तान की एक जबरदस्त बात यह है कि हर शहर का अपना एक कल्चर है, हर शहर का अपना एक स्टाइल है. तो वो जब मुझे एम्बेसडर साहब पहली दफा कराची आए तो कहने लगे ये मुझे लग नहीं रहा कि मैं पाकिस्तान में हूँ. फिर जब लाहौर गए तो कहने लगे ये भी पाकिस्तान है, क्योंकि इतना डाइवर्स आपको पता है कि फ्रॉम कुजीन टू कल्चर टू एनवायरनमेंट हर चीज़ बहुत वेरी करती है. तो कोशिश यही होती है कि जब एम्बेसडर साहब कराची आए तो हम उनको एक डिफरेंट साइट्स को दिखाएं. जैसे एक दफ़ा हम जो है वो चले गए बीच पे. अच्छा. तो वहाँ पे वैसे आपको बड़ा मज़ा आया क्योंकि इथियोपिया एक है लैंडलॉक्ड कंट्री. अच्छा. तो उस लैंडलॉक्ड कंट्री में ना बीचेस हैं, सी साइड नहीं है. तो हमारी कोशिश होती है कि जब भी हमारे कोई मेहमान आए तो हम उनको सी साइड पे लेके जाएं. और वो एक हमारे पास कराची के पास मैं समझता हूँ एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जो कि पाकिस्तान में भी और शहरों के पास नहीं है. तो हम उसको एक्सप्लोर करें बेहतर से बेहतर तरीके से. बिल्कुल. तो अच्छा, फिर एंजॉय किया सर? जी, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त रहा, बहुत मज़ा आया. के हवाले से पूछते हैं सर, बता रहे हैं जिस तरीके से इब्राहिम के एंजॉयड आवर बीचेस अ लॉट एंड यू वेंट देयर एंड यू एंजॉय एंड टेल us something about your experience. One thing I really appreciate, Ibrahim as a family and friend, and the other colleagues also was very friendly family. Like outskirt, we go for get together and watching the beautiful beach of this Karachi. And the breeze comes us, it was giving us during hot time. It's good, whenever, sitting next to the water is something that refreshes your mind. Refreshes your mind, and, yes. We are also talking to her too. As I said, we're just a part of family of, geographically apart, but connected through heart and values. So we enjoyed and we had... Ethiopia is a landlocked country, but we are not say landlocked now. We are land-linked, and we're going to get also our access to the sea. It is a right. So we're making discussion with our neighboring country. Last time also Guterres has said geography should not determine the destiny of a nation. So now we are, we have a right, and previously we used to have, and we will get inshallah according to the international law. So beach is something very good. It is natural, which gives you refreshment. It gives you also, like watching water. It's not only watching water. You see through that a bondage, relationship. Relationship, yes. And, that's the main heart to heart talks. And you have a beautiful beach. I hope
this, will keep always one of my memories that attaches this very good beach. Right. Yes. Sir, what are the similarities between Pakistan and Ethiopian culture? What do you think? I think one thing that bring us together is, I tell you, number one is root of civilizations. Right. Pakistan is, as we all know, it is Indus civilizations, which is more than 5,000 civilizations. Ethiopia also Aksumite, civilizations, more than 5,000. So you can see some kind of patterns in that. So Ethiopia never been colonized. Somebody came us, we fight them and we chase them. That's a good thing about us. Right. So we also fight for others. This is one thing. We never been colonized, and we try to struggle for the freedom and the liberation of other countries. Right. Caribbeans, people of color, brown, all of them. Caribbeans, yes. And Pakistan is also one of those who are supporting us in Africa liberations. And historically, Pakistan has a strong attachment with Africa, and it supported Africa's cause, and we really value that one. And recently, the Senate Chairman Yusuf Razak Gilani and the Senate has approved Pakistan-Africa Friendship Day, which is May 25. Yeah. That is a bondage, that's one thing that we share with Pakistan. So Pan-Africanism, Ethiopia as a nation of Pan-Africanism, we try to promote so that these values attach us. One thing. Right. The second thing is, we are located in a very geographically important areas. Pakistan is in South Asia, very close to Arabian Sea, in this way, down to the China, very connected, Central Asia, so all these things. For us also, Gwadar is very close to us. Gwadar, you go from there, especially recent development, that was a game changing. This corridorization is one of the recent things that try to connect nations through this one. So, Gwadar is very close to Africa, very close. 2 days by sea, we will be in Addis or Ethiopia. So from Djibouti we have railway connecting us, and so that it is easy getting. Ethiopia is also located in a very ideal geographical in the Horn of Africa, very close to Red Sea, Mediterranean Sea, Arabian Sea, Indian Oceans. So we are very geographically located. So many things that we have, share. The third point I can say is people. People, Pakistan, Ethiopia. When Pakistan people go, they go into Ethiopia. They don't know. Nobody, Pakistan people are very brave, and they never like similar to my country, and we don't have any culture. They go in, everybody. Are you Assalamu alaikum? Are you from Pakistan? Yes, everybody. Yes. Especially this, we are going to have a big conference coming up on October 16 up to 18. Where almost 400 people, business community leaders, participate from Pakistan. This is a huge success we have done, creating a good opportunity for business to business, people to people. Alhamdulillah, now I confidently say, Pakistan and Ethiopia are strategic partner in this changing global dynamism. That's really great. That's really great. अच्छा, जिस तरीके से सर बता रहे हैं, ज़बरदस्त भाई बातें कर रहे हैं, और इतने ज़बरदस्त सर ने बातें की हैं और सब कुछ बताया कि भाई क्या क्या पसंद है, क्या क्या खाने में पसंद है. ज़रा ये बताएं कि व्हाट ही प्रेफर, जब मतलब ऑफ डे होता है या इस तरह से होता है, तो क्या ही लाइक्स टू गो आउट समवेयर, क्या एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? मैं बताऊं, मैं शादियों वादियों में, पाकिस्तानी शादियों में लेके गए नहीं? वैसे साहब जब से पाकिस्तान आए हैं, कोई 3 साल के करीब का अरसा हुआ है, और मैंने इनको सिर्फ काम करते हुए देखा. ही इज वन ऑफ दोज वर्कोहॉलिक पीपल जिनको अगर 2 घंटे भी मिलते हैं आराम करने के लिए, तो ये कहते हैं कि नहीं यार मैं काम कर लूँ. इनफैक्ट ये कभी छुट्टी पे जाते हैं तो मेरी इनसे बात होती है कि यू आर ऑन अ हॉलीडे, तो ही स्टिल वर्किंग. तो वो एक इनका एक आदत है, कुछ लोगों का नेचर होता है. और माशाल्लाह आप ये देखें कि पाकिस्तान और इथियोपिया की ये पहली एम्बेसी है, और जो रिलेशंस मुल्कों के डेकेड्स में होते हैं वो ईयर्स में अचीव हैं. तो ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है, और ये इसी तरह होता है कि दिन और रात काम करके. मैं आपको बताऊं, एम्बेसडर साहब उन एम्बेसडर्स में से हैं जिन्होंने पाकिस्तान का वो हिस्सा देखा है, वो जगहें विजिट की हैं जो शायद आप बड़ी सरप्राइज होंगी सुन के कि वो मुल्तान भी गए हैं, रहीम यार खान भी गए हैं, फैसलाबाद भी गए हैं, सियालकोट भी गए हैं, और मल्टीपल टाइम्स गए हैं. और इनका जो जाने का मकसद था वो पाकिस्तानी कम्यूनिटी को इथियोपिया से कनेक्ट करना था. इसके साथ साथ मैं आपको आज एक और बड़ी अच्छी खबर दूंगा कि इथियोपियन एयरलाइंस जो है वो बहुत जल्द लाहौर से अदीस अबाबा फ्लाइट शुरू करने वाली है. That's really great.
रियली ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट। सो सर हमारे शो पर यहाँ पर मौजूद हैं और हमने इनसे ढेर सारी बातें की। सर वन लास्ट मैसेज फॉर आवर व्यूअर्स। All right, one thing I tell to our viewer, Yeah. and Pakistan as Yes. partner in Africa, Ethiopia is your partner. We have worked this very well, and we have been doing, and Alhamdulillah now we have shared a lot of, we have signed political consultation agreement with Pakistan, which will try to bring the two nations to discuss on regional and global issues. This will take us forward. We have also signed, agreement, trade and, business agreement, which try to create a good opportunity for Pakistan and Ethiopia, science and technology cooperation. Soon we'll have aviation, defense, security, many things. So I think we are coming closer to one another, working, supporting together. One thing I really, leave me with my thought. Pakistan's fight against climate change. Our country has supported. When the flood happened 2022, I myself, Ibrahim, we went to tent city. We deliver, support to people. Since then, I was a strong champion and fighter and for justice for Pakistan for climate. And I brought a big delegation last month, also August. We were here discussing with Murad Ali Shah, with governors up in Pakistan, in Islamabad, with Senate chairman, and all the way down to Maryam Nawaz on Punjab areas. So we have been doing a big campaign. I did start from Islamabad, Lahore, Sheikhupura, Faisalabad, or Sialkot. All of them we have did in Karachi. In here also we did in a big park. We have with the mayor of this country, city. So we are supporting Pakistan, and we are working together for a collective and fight against climate, ensuring climate justice. So I think when I conclude my mission in this country, I believe in the coming decades, this country, the two brotherly country, they will come more closer, work together anywhere in the world, so that one thing I said, every meeting, any Pakistani, Ethiopia they see, they take selfies and they send to me. That gives me an immense pleasure. And it means that the two nations are connected because we have a common collective similarities and shared prosperities. Thank you very much, sir. I wish a very successful for this nation, for their leader, for their people, prosperity, peace, and Pakistan play a great role in this changing global dynamism. Right. Thank you very much, sir. Thank you very much for coming. आपकी भी बहुत शुक्रिया इब्राहिम, आप हमारे शो पर आए। चलें जी, हमारे शो का टाइम जो है वो एंड अप हो गया और बहुत ज़बरदस्त गेस्ट आज हमारे शो पर मौजूद थे। तो आज का शो कैसा लगा इसका सोशल मीडिया पर ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। सिरी मुस्कुराते रहिए, कीप वॉचिंग सिरी एट 10।